प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। हम पढ़ रहे हैं यशपाल जी का लिखा हुआ अध्याय लखनवी अंदाज। इस अध्याय में हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि नवाब साहब लेखक को देखकर अपनी आंखों में असंतोष का भाव झलकाने लगे और उसके बाद वे बात करने के मौके ढूंढ रहे थे। अर्थात वे अपने आप को लेखक से बात करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर रहे थे और उन्होंने इसी उद्देश्य से खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। आइए इससे आगे पढ़ते हैं हम। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया कि बिला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ दिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई मिर्च की पुड़िया हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरख दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। इस अनुभूति में लेखक से वे कुछ और संपर्क बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने यह किया कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए, वे अपनी भाषा में उर्दू का समावेश कर रहे हैं क्योंकि ये नवाबों की भाषा होती है। और लेखक कहते हैं कि हमें सहसा उनका भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाव परिवर्तन में कहीं न कहीं यह महसूस हुआ लेखक को कि जिस भाव को प्रदर्शित वे कर रहे हैं उस भाव में कहीं न कहीं बनावटीपन है। जब हम अपने मन की मूल भावना को दबा करके और एक बनावटी भाव दूसरों के सामने दिखाते हैं तो सामने वाले समझदार लोग उन भावों को समझ जाते हैं। लेखक को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। लेखक कहते हैं कि हमें उनका भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उनका कहना है कि शायद वे शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। शुक्रिया कि भला शौक फरमाए। लेखक का मानना है कि शायद वो कहीं न कहीं शिष्टाचार की औपचारिकता का ही पालन कर रहे हैं और जैसे स्वयं हैं वैसे ही लेखक को भी वे समझ रहे हैं। नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। ये सामान्य प्रक्रिया है। जब बातों का शिष्टाचार हो चुका तो नवाब साहब ने तौलिए को झाड़ करके बिछा लिया और उस पर जो दो खीरे रखे थे वे सीट के नीचे से लोटा निकाल करके धोया उनको और तौलिए के ऊपर बिछा दिया। कहते हैं जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। खीरों के सिर काट करके गोद कर झाग निकाला। जो देसी खीरा होता है वो अंदर से कड़वा होता है। उसको मीठा करने के लिए उसको सिरे से काट करके धीरे धीरे नमक लगा करके और उसका झाग निकालना पड़ता है और झाग निकालने के बाद ही वह अंदर से मीठा होता है। किसी कवि ने कहा भी है, खीरा सिरते काट के मलिए नमक लगाए, अर्थात नमक लगा करके
खीरे के सिरे पर काट करके और झाग निकाला जाता है। आजकल जो खीरा बाजार में आ रहा है उसे सिरे से काट कर झाग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहते हैं कि उन्होंने खीरे को छीला, दोनों खीरों को छीला और बड़े एहतियात से, यानी बड़े तरीके से, बहुत ही तरीके से उनको तौलिए पर रखा, फाँकों में छील करके, और एक एक फाँक को वे सजाते गए। कहने का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक काम को बड़े तरीके से और एक विशेष प्रक्रिया के तहत ही कर रहे हैं, ताकि लेखक को ऐसा लगे कि वास्तव में नवाब किस्म का व्यक्ति ही है और कहीं न कहीं ये सामान्य वर्ग से हट करके ही है। अब आता है कि लखनऊ के स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं उनका परिचय, क्योंकि किसी भी सामान को बेचने के लिए उसका विज्ञापन करना आवश्यक होता है। आजकल आप देखते हैं बाज़ारों में गाजर, मूली आदि जो भी सलाद काट करके या फ्रूट चाट बेचते हैं उसमें मसाला मिला करके देते हैं, ताकि ग्राहक आकर्षित हो जाए और ग्राहक को असुविधा भी नहीं हो। ऐसा करने से सामान के बिकने में आसानी होती है। लखनऊ के स्टेशन पर भी जो खीरा बेचने वाले होते हैं वे खीरे के साथ साथ नमक और मिर्च की बनी हुई एक पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, ताकि खाने वाले व्यक्ति है उसे असुविधा नहीं हो और खीरा और अधिक स्वादिष्ट बन सके। लेखक कहता है, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्मरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है, बड़े तरीके से करीने के साथ, क्योंकि वो नवाबी किस्म की हर प्रक्रिया को अपना रहे हैं। उनके हर कार्य में ये झलक रहा है कहीं न कहीं वे नवाब किस्म के व्यक्ति हैं। वो एक अलग बात है कि लेखक उस नाटक को पहचान जाते हैं, उस बनावटीपन को पहचान जाते हैं, पर नवाब साहब ने अपना नाटक करने में अथवा अपने आप को नवाबी किस्म का व्यक्ति दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अब कहते हैं कि जब हम कोई फल खाते हैं या उसको काटते हैं या कोई स्वादिष्ट वस्तु हम खाते हैं तो खाने से पहले हमारे मुंह में पानी आता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानवीय स्वभाव है। स्वादिष्ट वस्तु को देख करके उसके मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। नवाब साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अर्थात नवाब साहब की तीव्र इच्छा थी अंदर से कि वो खीरे को खाएं, पर खीरे का वो करेंगे क्या, यह आगे की अनुवृत्ति में पढ़ा जाएगा। लेखक कहते हैं कि नमक और मिर्च जब बुरका दी गई, अर्थात जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले हैं उनके द्वारा जो मसाला दिया गया था, जब खीरा काटने के बाद वो मसाला बुरका रहे थे अपनी, जिसको हम कह सकते हैं कि अंगूठा और प्रथमा अंगुली दोनों को मिला करके वो बुरक रहे थे जब, तो उस बुरकते समय उनके मुंह में पानी आ रहा था और कहीं न कहीं उनके जबड़े भी अंदर से स्फुरण कर रहे थे। स्फुरण का मतलब उछलना, थिरक रहे थे। हम देखते हैं कि जब किसी फल सब्जी को काटते हैं तब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि दोनों दाढ़ आपस में दब जाती हैं, थोड़ा जोर देते हैं। यह भाव भंगिमा हर व्यक्ति के चेहरे पर देखने में आती है। ऐसा ही उनके साथ हुआ है, मुंह में पानी आ रहा है और उसके साथ साथ नवाब साहब के जबड़े थिरक रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं खीरे के रस का आस्वादन वे मन ही मन कर रहे हैं, अर्थात मन ही मन वे खीरे के स्वाद की या उसके जायके की कल्पना कर रहे हैं। हम किसी स्वाद या जायके की कल्पना कर रहे हैं तो उससे हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि जब नवाब साहब खीरा काटने के बाद उस पर मसाला बुरका रहे थे तो उनके चेहरे के भावों को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो उनके जबड़े स्फुरित हो रहे हैं और कहीं न कहीं मुंह में पानी आ रहा है, खीरा खाने की जल्दी है और खीरे का जो स्वाद है उसका वो मन ही मन आस्वादन कर रहे हैं। इस अनुवृत्ति में हमने पढ़ा कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लेखक जो थे वो दोहरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति नहीं थे।
उनकी ज़िंदगी इकहरी थी। वे जैसे थे वैसे बाहर से दिखाई देते थे, पर नवाब साहब अंदर से कुछ और थे और बाहर से कुछ और थे। वो दोहरी ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने शिष्टाचार की औपचारिकता करते हुए अपना भाव बदल लिया। अपनी मुद्रा में कहीं न कहीं वो जो पहले लेखक की उपेक्षा कर रहे थे, उस तरीके को छोड़ करके उन्होंने मिलने का प्रयास किया। यह मिलना उनकी मजबूरी थी, व्यवस्था थी। इस मजबूरी को, इस व्यवस्था को लेखक पहचान गए। इसीलिए उनको भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। इसके साथ साथ जब नवाब साहब तौलिए से खीरे को तौलिए पर खीरे को रख देते हैं छीलने के बाद, और उसको फांकों में काटने के बाद जब उस पर वो मसाला बुरकाते हैं, तो उनके चेहरे पर ऐसे भाव व्यक्त होते हैं कि मानो वो खीरे के स्वाद को मन ही मन ले रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस अनविति में इस पाठ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इससे आगे की अनविति में आपको और भी इस अध्याय के बारे में जानने को मिलेगा। आपसे मिलेंगे आगामी व्याख्यान में। तब तक के लिए शुभाशीष। नमस्कार।